सारा प्रणाम। मैं हूं आनंद विजय सिंह। स्वागत है आप सभी का देश की बात में। आमतौर पर राजनीतिक दल चुनाव में जनता को लुभाने के लिए अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, जिसमें कई लुभावने वायदे भी किए जाते हैं। 80 के दशक और 90 के दशक के पूर्वार्ध तक चुनाव में वायदे विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, सुरक्षा, रोजगार आदि जैसे विषयों को लेकर व्यापक तौर पर घोषणाएं और वायदे किए जाते थे। लेकिन 90 के दशक के उत्तरार्ध या उसके बाद से राजनीति में व्यापक तौर पर बदलाव आया और सत्ता में आने के लिए जबरदस्त जद्दोजहद शुरू हो गई। ऐसे में राजनीतिक दलों ने वायदों और घोषणाओं का ऐसा पिटारा खोलना शुरू कर दिया जिससे जनता का एक बड़ा वर्ग उनके लिए वोट करे। ये वायदे मुफ्त में दी जाने वाली सुविधाएं बनने लगी, जिसे रेवड़ी कल्चर का नाम दिया जा रहा है। कोई किसानों के कर्ज को माफ करने का वादा करता है तो कोई बेरोजगारों को बाकायदा 2 या 3 हजार रुपए वेतन देने का वादा करता है। कोई चुनाव जीतने पर मुफ्त में लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन, साइकिल देता है। कोई मुफ्त बिजली और मुफ्त राशन देता है। क्या ये सब चुनाव को प्रभावित करने का तरीका नहीं है? क्या इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलता? क्या इसका असर देश या प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है? इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया। मुफ्त के वादों या यूं कहें कि इस रेवड़ी कल्चर पर अंकुश लगाने के लिए तुरंत एक विशेषज्ञ समिति बनाने को कहा है। साथ ही चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, विधि आयोग, राजनीतिक दल, सरकार और सभी हितधारकों से सुझाव मांगा है। इससे पहले चुनाव आयोग ने कहा कि पार्टियों से वादों को रोकना उसका काम नहीं है। उन वादों पर यकीन करना या ना करना जनता के विवेक पर निर्भर करता है। तो अब सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग यह कहकर बच सकता है? क्योंकि चुनाव के दौरान पैसे बांटने पर चुनाव आयोग प्रतिबंध तो लगाता है, लेकिन वोटरों को लुभाने की ये सब जो तरकीबें हैं वो क्या हैं? आखिर इन पर बंदिशें क्यों नहीं लगनी चाहिए? कैसे इस पर रोक लग पाएगा? क्या राजनीतिक दल इससे सहमत हैं? क्या इस पर कानून बन पाएगा? आज देश की बात में हम चर्चा इसी पर करने जा रहे हैं। हमारा विषय है रेवड़ियों पर सुप्रीम नजर। इस पर चर्चा करेंगे हम आज अपने मेहमानों के साथ। तो सवाल यह है कि आखिर जो मुफ्त में वायदे किए जा रहे हैं, रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, क्या ये जनता को लुभाने के लिए नहीं होता? क्या जनता को एक तरह से घूस नहीं दिया जाता? चुनाव आयोग पैसा बांटने पर तो रोक लगाता है, लेकिन पैसे न देकर कुछ इस तरह की स्थितियां पैदा की जाती हैं, घोषणाएं की जाती हैं, सत्ता में आने के बाद हम आपके लिए ये कर देंगे, ये फ्री कर देंगे। तो फिर ये भी एक भ्रष्टाचार का क्या तरीका नहीं है? इससे भ्रष्टाचार नहीं बढ़ता? और जब सरकारें सत्ता में आती हैं तो पिछली सरकार पर आरोप लगाती है, सरकार की खजाना खाली है, सब कुछ लूट लिया गया, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तो जब खजाना खाली, तो फिर उस खाली खजाने के बावजूद मुफ्त में आखिर क्यों दी जा रही हैं सुविधाएं? व्यवस्था में क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है? वो स्थिति क्यों नहीं पैदा की जाती कि हम हर घर बिजली दे देंगे और बिजली के सप्लाई में कोई बाधा नहीं हम पहुंचाएंगे, लेकिन बिजली बिल माफ क्यों किया जाता है? क्यों 1977 में जब सरकार बनी थी तो उस समय राशन को फ्री कर दिया गया था, जन वितरण प्रणाली खत्म कर दी गई थी, एक समभाव की स्थिति पैदा हुई थी, लेकिन उसी राशन वाले दाम पर खुले बाजार में चीनी वगैरह बिकने लगी थी। लेकिन अब दो तरह के दाम, दो तरह की सुविधाएं, पैसा कहां से आ रहा है, किसका पैसा लग रहा है, ये तमाम सवाल हैं। और इन्हीं सवालों को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जाहिर की है वो उस चिंता की परिणति कैसे होगी? सहमति तो बनानी होगी और सहमति राजनीतिक दल ही बनाएंगे। राजनीतिक दल के लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज पंडित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केंद्र में इनकी सरकार है और देश के कई राज्यों में इनकी सरकार है। डॉक्टर अनित सिंह प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। लंबे समय तक केंद्र में इन्होंने शासन किया, कुछ राज्यों में अभी भी सरकार है। आम आदमी पार्टी के रमेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है। रवि अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आप ही से। रवि जी, सुप्रीम कोर्ट की चिंता कितनी जायज है? बिल्कुल वाजिब, जायज है। मैं समझता हूं ये एक बहुत गंभीर विषय है। कोई भी दल नया खड़ा होता है
और मीठे लालच देकर जो है रेवड़ियों की तरह जिस प्रकार से बिजली फ्री, पानी फ्री, ऐसी बातें करके उनको ये भी नहीं पता होता कि इस स्टेट का बजट कितना है, इसमें कितना फंड अवेलेबल है जो विकास की योजनाओं पे खर्च होना है, और बजाय इसके बिजली फ्री दे दी जाती है, पानी फ्री दे दिया जाता है, और जिस प्रकार से दूसरी योजनाएं दी जाती हैं। ये आज से कोई ये नया कल्चर नहीं है, ये पहले भी होता था, लेकिन देश की राजधानी में पहली बार देखने को मिला। मैं समझता हूँ इससे पहले होता कहाँ था। आज हम सुनते थे कुछ दूसरी स्टेटों के अंदर, साउथ की स्टेट्स में या दूसरी स्टेट्स में जब इलेक्शन होते थे, इलेक्शन के बाद बहुत कुछ चीज़ें ऐसे वितरित की जाती थी जो इलेक्शन से पहले अपने मैनिफेस्टो में बाकायदा वो चिन्हित किया था उनको। तो लेकिन आज ये बहुत गंभीर विषय हो चुका है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए अगर आप समझिए लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर है, और ऐसे में आप बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। और बिजली का फायदा देखिए, एक घर में अगर एक घर में 4 फ्लैट बने हुए हैं और चारों में एक परिवार रह रहा है, तो वो क्या करते हैं कि चारों पर अलग अलग मीटर लगा लेते हैं, तो उनको बिजली जो है 300 यूनिट की जब बात आती है तो 1200 यूनिट एक ही परिवार फ्री में ले रहा है। तो कुल मिला के ये किसका राजस्व का घाटा है? ये सरकार का घाटा है। और ऐसा कोई एक नहीं है, आप दिल्ली के अंदर कहीं मर्जी चले जाइए, तो आप प्राइवेट संस्थानों की अगर बात छोड़ दें, अगर आप कहीं भी जहाँ पे जो बिजनेसमैन आदमी है उनके यहाँ जाके देखिए, उनकी बिजली कई गुना ज़्यादा महंगी कर दी गई है। और इस समय तो बिजली बेशक फ्री की बात चल रही है, लेकिन अब इसमें जैसे गर्मी का मौसम आता है तो बिजली फिर महंगी हो जाती है। बिजली नहीं, और भी कई सारी चीजें हैं जी। ठीक है, हाँ। इसको और आगे हम बढ़ाएंगे और रमेश जी इस पर जरूर प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है मनोज जी। केंद्र में सरकार है, 8 साल से आपकी सरकार है, कई राज्यों में आपकी सरकार है। ये जो एक कल्चर पनपते जा रहा है, ये जो परंपरा बनती जा रही है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं आनंद जी, मैं आपकी बात सहमत हूँ, बिल्कुल सही नहीं है। और देखिए कि देश के प्रधानमंत्री ने कई बार सार्वजनिक मंचों से ये बात कही भी है कि ये जो है हम लोग जो फ्री की आदत जो डालने जा रहे हैं ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इसका बोझ व्यापारी इस पर पड़ता है और सारी चीज़ों पर का बोझ वजन पड़ता है। मेरा मानना ये है कि अगर हम लोग जो सरकार ने काम करने की जिम्मेदारी ली है या जो काम करना है वो करना चाहिए, हम अगर ये झूठ बोल के या ऐसी फ्री की चीज़ों को बांट के हम लोगों को वोटर्स को भ्रमित करके अपने पक्ष में ले लें तो ये चीज़ें ज़्यादा चलने वाली नहीं है। आप देखिए कि जीता जागता उदाहरण है हमारे सामने पंजाब। आज पंजाब की स्थिति आप सबके सामने है, जो घोषणा इन्होंने की वो कहाँ पूरी हो पा रही है? नहीं हो पा रही ना पूरी। तो मेरा मानना ये है कि ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत है और चुनाव आयोग को इस पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। उन पार्टीज ऐसा काम करती है उनका बिल्कुल उनका पार्टी की जो सदस्यता, चुनाव आयोग तो कहता है कि भाई जनता पर छोड़ दीजिए, उनके विवेक पर छोड़ दीजिए। जनता के विवेक पे कहां तक छोड़ेंगे आप जनता? आप बताइए, अभी देखो कोई स्कूटी फ्री दे रहा है, लेकिन राजनीतिक दलों की भी तो अपनी, चुनाव आयोग कह रहा है, लेकिन इसमें बिना राजनीतिक दलों के सहमति से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि घोषणा तो वही करते हैं, सरकारें उन्हीं की बनती हैं। मैं बिल्कुल ठीक बात है राजनीतिक पर, लेकिन आप देखिए चुनाव के वक्त ये सबको सरकार बनाने का लालच होता है कि हमारी सरकार बने, चाहे वो साम दाम दंड भेद, चाहे हमें कुछ भी नीति लानी पड़े, उसके बावजूद अगर वो बाद में उसको पूरा नहीं करते तो चीजें आप देखिए, कोई स्कूटी बांट रहा था, कोई बिजली फ्री दे रहा था, कोई और चीजें फ्री दे रहा था, तो चीजें ठीक नहीं है। कोई अनाज भी तो बांट रहा है। नहीं, अनाज तो मजबूरी है ना, आप आनंद जी, अनाज मजबूरी है। कब तक? जो जब तक हम लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर नहीं लेके आ पाते। आप देखिए, अनाज तो मजबूरी है। क्या हम देश की जनता को भूखा मरने के लिए छोड़ दें क्या? आप मुझे बताइए, जिस कोरोना काल की बात हो रही है, जिस सिस्टम की बात हो रही है, आज चीज नहीं है तो भाई खाना तो देना पड़ेगा ना। अनाज बेसिक नीड है, वो देना पड़ेगा। पर आप बिजली की बात करें, जैसे भी बताया मेरे मित्र ने कि एक घर में 4 लोग रहते हैं और चारों ने अलग अलग मीटर लगा लिए, तो 1200 यूनिट तो बिजली फ्री चली गई ना आपकी। वो पैसा कहां से आएगा? अभी आप देखिए जो चीजें चल रही है वो चीजें ठीक नहीं है देश के लिए। ठीक है रमेश जी, ये जब रेवड़ी कल्चर की बात आती है तो सारी उंगली आपकी तरफ, क्योंकि ये इसमें कोई भी ऐसा दल नहीं है जो इससे बचा है। हर दल अपने अपने मैनिफेस्टो में इस तरह की बातों को रखता है और अपने अपने स्टाइल से रखता है। आप खुलेआम कहते हैं, इसलिए उंगली आपकी तरफ ज्यादा, क्योंकि यहां पर भी जो चर्चा हो रही है घूम फिर कर आकर बिजली पर रुक जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भविष्यवाणी अभी कर देता हूँ। 2024 का लोकसभा चुनाव अंग्रेजी में फ्रीबी और हिंदी में रेवड़ी पर होगा। और अभी लिख लीजिए बात को, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होगी। क्यों बेदखल होगी? उसकी वजह है, जब कोई दल अपने नेता की नीतियों को स्पष्ट करने की हालत में रहता है तब वो जनता के मन में उतरता भी है।
भारतीय जनता पार्टी की दुविधा देखिए जरा। अनाज मजबूरी है, लेकिन हम लोगों को रखेंगे अंधेरे में। अनाज मजबूरी है, लेकिन हम लोगों को उज्ज्वला में सिलेंडर का दाम इतना महंगा कर देंगे कि दोबारा भर ना पाए, लेकिन हर पेट्रोल पंप पे अपनी तस्वीर जरूर लगाएंगे। तो ये जो फ्रीबी का मतलब समझ ही नहीं पा रहे। उद्योगपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ कर देंगे, वो फ्रीबी नहीं है। वो पैसा कहां से आएगा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ही नहीं पता है। आज जो अदालत में बहस हुई, मैं भी देख रहा था अदालत की बहस को, देख क्या रहा था, वो लाइव रिपोर्टिंग होती उसको पढ़ रहा था। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने भी कहा कि इस पे सारी राजनीतिक पार्टियों को सहमति बनानी होगी, और जो संवैधानिक संस्थाएं, जैसा आपने शुरू में कहा, इलेक्शन कमीशन, आरबीआई, लॉ कमीशन, इनको सहमति बनानी होगी। क्यों? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अंततः राजनीतिक पार्टियों पे भी है। भारतीय जनता पार्टी एक चीज नहीं समझ पा रही है, संविधान को नहीं समझ पा रही है। संविधान में फंडामेंटल राइट के चैप्टर में एक चैप्टर है जिसको कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें एक आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य अपनी जनता के कल्याण के लिए योजनाएं अवश्य बनाएगा। भाई अडानी साहब यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं, तो झुग्गियां भी तो हम ही को देखनी है ना। झोपड़ियों में रहने वाले भी तो हमारे ही लोग हैं ना, वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, उनका भी तो ख्याल रखना है। अरे आप अनाज दे रहे हो, हम लेकिन उनके कब बच्चों तक बच्चों की शिक्षा दे रहे लेकिन हैं। ये तो सवाल है ना रमेश जी कि कब तक हम कल्याण के नाम पर मुफ्त में हम देते रहेंगे। मुफ्त में बिजली वो लोग भी ले रहे हैं जो कि जो बिल आता है उससे ज्यादा का भुगतान करने में वो सक्षम है, ये भी तो है ना। आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठा दिया, और इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए दिल्ली में हमारी सरकार ने एक नया स्कीम जारी कर दिया है कि जिनको भी बिजली की सब्सिडी नहीं चाहिए वो एक फॉर्म भर दें, और उनको ये बिजली की सब्सिडी अगले बिल से मिलना बंद हो जाएगी। तो हमारे भाजपा के मित्र जो यहाँ बैठे हैं, वो इस तरह का फॉर्म कब भरेंगे ये बता दें। तो श्रीवास्तव जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने भर दिया फॉर्म? अनिक आपने जी, फॉर्म भर दिया क्या? अनिक जी, आपने फॉर्म भर दिया? जरा एक ओपनिंग आप मुझे बताइए। ओपनिंग रिमार्क अनिक जी से ले लेते हैं। हाँ, अनिक जी, आप सारी बातों को आपने सुना। एक लंबे दौर तक आप सत्ता में रहे, गरीबी हटाओ का नारा दिया आप लोगों ने। मध्य प्रदेश के चुनाव के पहले राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, एक अच्छा सुझाव दिया था किसानों के कर्ज को लेकर कि कब तक हम कर्ज माफ करते रहेंगे। वो स्थिति क्यों नहीं आती कि किसान कर्ज ले और उसका भुगतान वो खुद करे। लेकिन चुनाव के बाद फिर वही, हमने इतना कर्ज माफ कर दिया, हमने इतना कर्ज माफ कर दिया। स्थितियां बदल नहीं रही हैं, हम उनको लुभाते जा रहे हैं, उनको मुफ्त में देते जा रहे हैं, या यूं कहें कि इसके लिए हम वो जनता का एक जो बड़ा वर्ग है वो यही अब सोचने लगा कि हमें अब मुफ्त में मिलता रहे। विजय जी, एक मिनट में आपके एक प्रश्नों पर आऊंगा, पर एक मिनट मुझे ओपनिंग रिमार्क करने हाँ। दीजिए। मैं यहाँ पे बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को लेके मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमारे मित्र जो आम आदमी पार्टी के बता रहे थे कि वो किस तरीके से फ्रीबी देना चाहिए, और सारे ही हमारे देशवासी हैं, चाहे वो अमीर तबके के लोग हों चाहे गरीब तबके के लोग हों। लेकिन क्या जरूरत है कि आप अपनी ब्रांडिंग करके वृद्धा पेंशन में आप बंद कर देते हैं। यहाँ पे पिछले 7-8 सालों में कोई भी गरीबी का कार्ड नहीं बना है। किस तरीके से आप उनको देने वाली सहूलियतों को बंद कर देते हैं और अपने नाम पे ब्रांडिंग करके आप उनको कुछ चीजें दे रहे हैं। यही काम बीजेपी कर रही है सेंटर में, और यही काम आम आदमी पार्टी कर रही है यहाँ पे। मैं पूछना चाहूंगा कि किस उद्देश्य के तहत 11 लाख करोड़ रुपए जो हाई क्लास के लोग हैं उनके माफ कर दिए जाते हैं, और गरीबों के नाम पे जो रेलवे का टिकट है, जो सीनियर सिटीजन का, उनको बंद कर दिया जाता है, जो महज सिर्फ 1,500 करोड़ की बात होती है। आनंद विजय जी, जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है, हम कभी भी पैसे के नाजायज या फिजूल खर्ची के खिलाफ हैं, और उसको स्ट्रेटजिक तरीके से, इस तरीके से, और खास तौर पर आज जब भारत की 45 वर्षों से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, आज हमारी जो महंगाई है वो कंसिस्टेंटली 16 महीनों से 10% के ऊपर बनी हुई है, और करीब 15% के ऊपर बनी हुई है। उस दशा में केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं, ये जुमलेबाजी है, जिसको इन्होंने संविधान में ये शब्द को बैन कर दिया गया है, उन्होंने एक नया शब्द लेके आ गए, रेवड़ीबाजी।
इनको बताऊं मैं कि जिस भी पैकेट पे 5-5 किलो के पैकेट पे अनाज तब तक बढ़ता है जब तक यूपी का इलेक्शन नहीं खत्म हो जाता। ये संकीर्ण सोच जो प्रधानमंत्री और हमारे बीजेपी के लोग दिखा रहे हैं, सिर्फ चुनाव तक ही उनकी सोच और उनकी रणनीति है, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। और सुप्रीम कोर्ट का जो नजरिया है उसे हमें एक कलेक्टिव सोच के तहत आगे लेके जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। जहां तक आप किसानों की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक अंदाजे से फिर से बता दूं कि किसान ऐसा ग्रुप है हिंदुस्तान के अंदर जो 20,000 किसान एक साल के अंदर आत्महत्या करता है, चाहे वो रिपोर्टेड हो अनरिपोर्टेड हो। बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो इस तरीके की रिपोर्टिंग करती हैं। 20,000 किसान जिस देश में आत्महत्या करता हो, वहां पे ये कई बार मजबूरी बन जाती है। एक राज्य सरकार के तौर पे, एक गार्जियन के तौर पे सरकार जिन स्टेट्स में आती है, हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि जो हमारे अन्नदाता हैं उनको साथ न्याय होना चाहिए, उनको उनकी जो लेकिन इसमें हाँ, आप जो बात कर रहे हैं वो सही है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। कई ऐसे होते हैं कि बड़े किसान छोटे लोगों के नाम पर लोन लेते हैं और उनके पास वो जमीन नहीं होती और वो माफ हो जाता है, फायदा उनको होता है। जहां फायदा होना चाहिए वो नहीं होता। और एक चीज शुरुआत कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने ही पहले किसानों के, आप देखिए कितने लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ किया था। आप ये देखिए, सबसे पहले कांग्रेस ने ही कुछ लाख करोड़ का ऋण माफ किया था और ये परिपाटी कांग्रेस ने ही रखी थी कि जिस हिसाब से कि किसान आत्महत्या कर रहा है और इतना लोन माफ करेंगे। अभी कांग्रेस ही उत्तर प्रदेश में स्कूटी बांट रही थी, सारा काम कांग्रेस। देखो रीजन क्या है, दूसरे की उंगली उठाना बहुत आसान है। भारतीय जनता पार्टी एक इकलौती पार्टी है जो 5 किलो राशन पे भी जब तक प्रधानमंत्री की फोटो नहीं चिपक जाती वो आगे नहीं पहुंचाते हैं। भाजपा दुनिया की इकलौती ऐसी पार्टी है जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट देती है, उसमें भी मोदी जी की फोटो नहीं, बिहार के आदमी को दिल्ली में राशन मिलता है। बिहार का अगर कोई बंदा है वो अपना आधार कार्ड लेके जाए और दिल्ली में अंगूठा लगा के राशन ले ले। आपत्ति फोटो से है, आपत्ति फोटो से है या मुफ्त बांटने से है? सर, हमारी आपत्ति फोटो से या रेवड़ीबाजी से है प्रधानमंत्री के शब्दों तो में। ये भी कह रहे हैं ना अनिक जी कि यूपी के चुनाव में आप भी स्कूटी का वादा कर रहे थे। सर मैं आपको वही बताना और एक सच्चाई ये भी है कि जिन राज्यों में जिनकी सरकार है वो अपने राज्य के किसी भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में, किसी शहर के वो देख लें। ये भी एक सच है कि सरकारी स्कूल में इनरोल्ड अगर 25 बच्चे हैं किसी क्लास में, तो उसमें 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और सिर्फ सुविधा लेने के लिए प्रिंसिपल के साथ साठगांठ की वजह से उनका नाम होता है और वो सुविधाएं ले। ये सब भी हो रहा है। तो ये भी एक भ्रष्टाचार का अगर हम एक्सेप्शन को जोड़ना शुरू करेंगे, इतने बड़े देश में अगर आप 2-4 लोगों को इस तरीके की सहूलतें मिल जाती हैं तो वो हमारा सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है जिसको करेक्शन करने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं वही है कि करेक्शन नहीं हो पा रहा है, करेक्शन करने की वही हो रहा है कि करेक्शन नहीं हो पा रहा है। रवि आप ये देखिए, कांग्रेस के जमाने में अगर 100 रुपए ऊपर से चलता था तो नीचे 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए पहुंचता था। आज मोदी जी ने उस सुविधा लागू कर दी कि डायरेक्ट खाते में पैसा जाएगा। आज इतने जनधन मोदी जी ने अगर जा रहा है, अगर जा रहा है, बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है। अगर जा रहा है खाते में जाएगा, अगर जा रहा है, सब कुछ चोरी होती थी तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। रवि जी देखिए, करप्शन की परिकाष्ठा इतनी जबरदस्त है कि जैसे अभी हमारे श्रीवास्तव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो स्लम एरियाज हैं, झुग्गी झोपड़ी इलाके हैं, उन लोगों को भी हमें साथ लेकर चलना होगा। आप जाके देखिए, बहुत सारी ऐसी झुग्गियां हैं जो आज किराए पे चल रही हैं, जिनका जो माफिया है वो किराया खा रहा है। उनको जगह देती है गवर्नमेंट, कई बार जगह दे चुकी है, लेकिन फिर वो झुग्गियां बस जाती हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं। देखिए, एक EWS का कोटा जारी होता है हर साल एजुकेशन के अंदर। आप समझिए, आप जाके चेक करिए कितने स्कूलों के अंदर जो एजुकेशन ले रहे हैं EWS के तहत। आप जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, आप जाके देखिए, वो बहुत सारे ऐसे पेरेंट, करीब 60 से 70% पेरेंट लोग ऐसे हैं जो अच्छे खासे परिवारों से हैं, जिनके अपने मकान हैं, जो अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन वो EWS के कोटे के अंदर, जिसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ दलालों की मिली भगत है, कुछ जो है प्रशासनिक अधिकारी मिले हुए हैं, और तो और कुछ स्कूल भी अब मिल चुके हैं। मैं एक नेशनल चैनल में बैठ के बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक गंभीर विषय है। चिंता, जो कोर्ट की चिंता का विषय है वो ये है कि आम आदमी तक आप देने की बजाय अगर आप इस पैसे का सही इस्तेमाल करो, उनको रोजगार देने में वो करो, महंगाई दूर करने में करो, वो ज़्यादा बेटर होगा, बजाय इसके कि इन लोगों को इस प्रकार की रेवड़ियाँ बांटी जाए।
और अगर कोर्ट ये कहती है कि आप इलेक्शन के टाइम पे अगर चुनाव आयोग कहता है कि जी पैसा आप नहीं बांट सकते, तो ये क्या है? ये भी तो करप्शन ही है। अगर आप सरेआम कह रहे हैं, मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि हम आपको देंगे, तो ये सीधा सीधा करप्शन है। मैं ये समझता हूं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, और कोई भी पार्टी संसद में क्यों नहीं बहस करना चाहती एक्चुअल में। मैं बिल्कुल। जरा रमेश जी को, क्योंकि रमेश जी, हमने शुरू में भी आपसे जो बात कही थी, जो सवाल किया था बिजली को लेकर, ये चर्चा हो रही है क्योंकि आपसे जब सवाल पूछा जाता है तो बिजली को ही लेकर हो रहा है। हमारा एक सवाल ये भी है कि बिजली 75 साल के हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अभी भी ऐसी स्थिति है कि हर गांव में, हर घर में बिजली नहीं पहुंची है। अभी तो राष्ट्रपति बनी द्रौपदी जी, उनके गांव में अभी जस्ट जब अनाउंसमेंट हुआ तो उनके घर में, उनके गांव में बिजली गई। अब ये सवाल है कि बिजली हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, बिजली की आपूर्ति हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बिजली का उत्पादन हम नहीं कर पा रहे हैं। एक राज्य दूसरे राज्य से खरीद रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि खजाना खाली है। जब खजाना खाली है तो फिर इतनी जल्दबाजी में ये मुफ्त में जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है, मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूं, रेवड़ी बांटने की जरूरत क्यों आ पड़ी? कुछ दिन इंतजार करते, सब आपकी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाती, तो फिर जो वाकई नीडी लोग हैं उन लोगों को आते ही हम बिजली बिल माफ कर देंगे, आपने माफ कर दिया, वो कहां जा रहा है? सवाल तो यह भी है ना कि लोभ और लालच के चक्रव्यूह में भोली भाली जनता को आप फंसा रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं और फिर सत्ता में आ रहे हैं। ये एक पार्टी नहीं, सबकी बात हम कर रहे हैं। तुम्हें आकर के जो आपने सेंटेंस बोला है ना, वही इस बहस का आधार है। ये किसी एक पार्टी के लिए बहस नहीं है, लेकिन फिर भी आपने बिजली की बात की कि बिजली हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। 75वां साल है आजादी का। बिजली उत्पादन बढ़ाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र में ज्यादातर समय कांग्रेस रही, भारतीय जनता पार्टी भी रही, जनता पार्टी का भी शासन रहा। हम तो दिल्ली में अभी मुश्किल से 7 साल पहले आए, पंजाब में तो अभी आए हैं। दिल्ली बिजली प्रोड्यूसिंग स्टेट, लेकिन अर्थव्यवस्था तो आप देख रहे हैं ना। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि वो आप क्यों नहीं कर रहे उत्पादन, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि आप उत्पादन क्यों नहीं कर रहे। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आप नहीं सर, पैसा बहुत है। तब कैसे, तब मान साहब कैसे कह रहे हैं कि खजाना खाली है? तो बताओ, मान साहब कैसे कह रहे हैं कि खजाना खाली पैसा है? बहुत है पैसे की कोई कमी नहीं है भाई, मुख्यमंत्री को बताओ पैसा बहुत है। मैं बता दूं, दिल्ली में रेवेन्यू सरप्लस का बजट है सारी दुनिया। पंजाब में मान साहब कह रहे हैं कि खजाना खाली है, बिजली बिल माफ कर दिया, किसानों का कर्ज माफ होने की बात हो रही है और बिजली फ्री में हम दे रहे हैं, जुलाई से हम फ्री दे देंगे। अब जवाब दे दूं जी। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है, हमने ले लिया, पिछली सरकारों से विरासत में मिला। लेकिन फिर आप सोचे, आते ही आते हमने जो वादा किया 300 यूनिट बिजली फ्री करने का, उसको पूरा कर रहे हैं। उसका पैसा कहां से आएगा, आपकी चिंता ये, उस पर जवाब दे देता हूं। 2820 एकड़ की जमीन हमने ग्राम पंचायत की माफियाओं से मुक्त कराई। दिल्ली से पंजाब जो पहले प्राइवेट बसें आती थी हवाई अड्डे तक, और पंजाब से दिल्ली हवाई अड्डे तक, उस पर सरकारी बसों को चला करके 500 करोड़ का रेवेन्यू कमाया आपने। आनंद विजय जी, मुझे केंद्र सरकार मैं आपको कैग की एक रिपोर्ट कोट करना चाहूंगा। 5000 करोड़ रुपए का लोन हमने वापिस किया। ये फिस्कल मैनेजमेंट से होता है। मैं आपको बताऊं, एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल कांग्रेस के टाइम पे पार्लियामेंट में पास किया गया था। कांग्रेस को भूल गया होगा, लेकिन हम आज वित्तीय प्रबंधन को अच्छा करके ही ये हम दे पा रहे हैं पंजाब में। प्रबंधन क्या बताइए, अब अगर आपके पास वो प्रबंधन आ रहा, पैसा आ रहा है, तो पहले उस कमी को, हाँ आनंद विजय जी की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग ने अपने दिल्ली के रिपोर्ट को, जो इट्स एन ऑडिट ऑफ दिल्ली सोशल जनरल एंड इकोनॉमिक सेक्टर इन फाइनेंशियल ईयर 18-19 and 2021 has flagged that several of the Delhi government's projects and schemes have either remained on paper or were partially implemented. मैं आपके माध्यम से और अपने आम आदमी पार्टी के मित्र को बताना चाहता हूं कि किस तरीके से ये फ्रीबी की राजनीति करते हुए
श्रीवास्तव जी, एक मिनट अब मुझे भी समय दे दीजिए। वेरीफाई कर ले। श्रीवास्तव जी, जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट एंड लेट मी कंप्लीट। ये सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म है। सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है, मैं ये कैग की रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो हिंदुस्तान टाइम्स में छपी हुई है। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि दिल्ली की अरे सरकार डॉक्टर साहब, ये कोई रिपोर्ट नहीं मानते भाई, ये लोग कोई रिपोर्ट नहीं मानते, ये अपना सिस्टम अपने तरीके से चलाते हैं। ये सिर्फ कहते हैं केजरीवाल जी को विदेश क्यों नहीं जाने दिया, एलजी ने रोक के रखा। आप ये बताइए क्या तरीका है इनका, इन्हें सिर्फ अपनी बातों का विरोध। आप ये बताइए, जो आबकारी नीति ये दिल्ली में लेके आए थे, आज उसी आबकारी नीति को वापस लेना पड़ा। आनंद विजय जी, आनंद जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यहाँ पे शराब माफियाओं के साथ मिलके और जो गरीब लोगों हैं जिनमें वृद्धा पेंशन और कितने जाने पेंशन है, जिसमें आज तक लोगों के बीपीएल कार्ड नहीं बने हैं, इस तरीके आप के उस चिंता रोकबंदी से करके आप सारा का सुप्रीम सारा कोर्ट financial की transaction- उस चिंता से आप इत्तेफाक रखते हैं, आपकी पार्टी इत्तेफाक रखती है डॉक्टर साहब? क्या कह रहे हैं? बिल्कुल आ इत्तेफाक रहे हैं रखती है आप। सर। हाँ। हम चाहते हैं कि इस पे कंसेंसस बने और जिस भी तरीके से, जैसा ये कैग की रिपोर्ट कहती है, हमें पहले आधारभूत चीजों पे पैसा का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पिछले 7 सालों में एक भी बड़ा अस्पताल नहीं बना है, एक भी बड़े फ्लाईओवर नहीं बने, एक भी देखिए, जब infrastructure का काम नहीं हुआ कंसेंसस है, बनने की बात होगी तो फिर मैं ये आपको आरोप बताऊंगा, प्रत्यारोप जिस नहीं होनी तरीके से चाहिए। आम आदमी पार्टी ठीक के है, पिछले रमेश जी, उन्हीं के वेबसाइट पे सिर्फ 500 लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है रमेश जी, क्या जो सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता है, उस चिंता से आप लोग भी इत्तेफाक रखते हैं कि अब इस तरह की चीजों को खत्म करना चाहिए, व्यवस्था बदले और उस व्यवस्था में सबको जो हमारा सरकार का जो फर्ज है वो सरकार पूरा करे, मुफ्त में देने की जरूरत ना आ पड़े? आपको अरविंद केजरीवाल जी द्वारा किए गए एक ट्वीट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। उन्होंने कहा, देखिए गरीबों को हमें साथ में लेकर तो चलना पड़ेगा, लेकिन बजट के प्रावधान का एक हिस्सा हमें गरीब जनता के लिए आरक्षित किया जा सकता है, ये सुझाव है। और मैं समझता हूं ये बड़ा ही रीजनेबल सुझाव है। बजट का एक हिस्सा अगर इस तरह के गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए कर दिया जाए कि भाई इससे हम जो उनको सुविधाएं हैं, जो मुफ्त में सुविधाएं वो हम दे सकते हैं, तो अच्छा सुझाव है ये। हाँ, इस पर विचार होना चाहिए। मनोज जी। बिल्कुल स्थिति अब विचार होना चाहिए। जब चिड़िया खेत चुग गई, विचार की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, अभी ये बात आई है, अभी ये बात आई है तो अभी होगी ना, अभी जो बात आई। हम नहीं, बीजेपी सहमत है इस बात से। हम तो चाहते हैं ना, हम ये चाहते हैं कि काम के आधार पर चीजें चलनी चाहिए। जो चीज, जिस चीज का वादा हमने किया है, चाहे वो विकास की बात हो, जो विकास आप करेंगे तो आपको मुफ्त में देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उन्होंने एक बात कही, गरीबी के आधार पर, जाति और धर्म के आधार पर नहीं। बिल्कुल, जाति धर्म की बात ही हम नहीं करते। हम तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ राज्यों में चुनाव जाति के आधार पर हुआ करता था। अब वो परिपाटी बदल गई, सिस्टम बदल गया। अब जाति के आधार पर चुनाव नहीं होता, अब काम के आधार पर चुनाव होता है। आज योगी जी को एक भी दोबारा सरकार बनाने का मौका मिला, सिर्फ उत्तर प्रदेश क्योंकि हमने करके दिखाया, हमने काम किया, इसलिए दोबारा हमें सरकार में दोबारा। और ये भी कहा जाता है कि उसमें मुफ्त अनाज का भी एक बहुत बड़ा योगदान था। देखो आनंद जी, मुफ्त अनाज तो आपको देना पड़ेगा, आप हाँ, जनता को भूखा नहीं मार सकते। नहीं, ठीक है, वो ये वही बेसिक है, नीड है, यही इससे है आप कि मुंह नहीं छुपा सकते। इसको परमानेंट नहीं बनाना चाहिए। नहीं, परमानेंट नहीं है तो कोविड ये के दौरान दिया जा रहा है। चुनाव तक रहता है। आनंद कंक्लूडिंग रिमार्क, बीजेपी के मित्रों को बताऊंगा कि क्या आपको लग रहा है मोदी कि के पैकेट सहमति वाले बन जो सकती 5 है किलो के राजनीतिक अनाज दलों है? की, क्योंकि बनाना इन्हीं लोगों को है देखिए, सहमति। राजनीतिक दल कभी ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि इसके बिना राजनीति चल ही नहीं सकती। क्योंकि ये एक ऐसा लालच दिया जाता है, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक इसी के सहारे खड़ा किया जाता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और सबसे बड़ी बात, ये आज से नहीं, जब देश आजाद हुआ था तब आरक्षण की नीति शुरू हुई थी 10 साल के लिए, लेकिन आज तक उसको बढ़ाते बढ़ाते कई जो है राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग अपने मोर्चे संभाले, और आज यह हालत है कि अब रेवड़ियां लगातार बांटी जा रही हैं इलेक्शन के समय पे। ये अपने आप में बहुत बड़ी, ठीक है, बाकी जो होल्डर्स हैं उनको भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो अपनी राय दें इस पर। राजनीतिक दल चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो, उन लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ये कहकर नहीं बच सकता कि राजनीतिक दलों को हम नहीं रोक सकते, तो फिर नहीं रोक सकते तो चुनाव में पैसे बांटने पर आप क्यों रोक लगाते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और
चुनाव आयोग को भी इस पर सख्ती लेनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब शुरुआत ये हुई है इस पर बातचीत की, तो आगे भी इस पर चर्चा होती रहेगी। शुक्रिया मनोज पंडित जी, डॉक्टर अनित सिंह जी, रमेश श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रवि अरोड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देश की बात में इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए सारा समय के साथ। सारा